समाजी विज्ञान का आपका पहला क्वेश्चन है इकाई के भारत और समकालीन विश्व, जिसको हम इतिहास भी कहते हैं। काफी इतिहास का नाम जो है भारत और समकालीन विश्व। इसमें पहला खंड है घटनाएं और प्रक्रियाएं, यानी विश्व या भारत में जो राजनीतिक घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं उसी के बारे में इस पूरे विभाग में पाठ है। दूसरा है, और इसमें पहला पाठ आ रहा है, इस पूरे खंड में पढ़ा जाएगा, फिर ये पाठ में पढ़ा जाएगा। तो पहला पाठ में आएगा फ्रांसीसी क्रांति। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि यूरोप में जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, राजतंत्रीय शासन प्रणाली में राजा तथा सामंतों के द्वारा जनता पे अनेक प्रकार के करों के माध्यम से उनका शोषण किया जाने लगा। और फ्रांस में कैथोलिक चर्च भी जो है वहाँ के नागरिकों को उनका अलग प्रकार के कर लेते थे और उनका जो है शोषण करते थे धर्म के नाम। उसके कारण जो है वहाँ पे व्यापक क्रांति हुई। इसकी और भी कारण हुए, जैसे सूखा पड़ा कई वर्षों तक, वहाँ लोगों को जो भोजन की आवश्यकताएँ थी लोगों की वो नहीं हो पा रही थी, जबकि शासक वर्ग थे वह अनेक प्रकार के करों के माध्यम से अपना जीवन वैभव को व्यतीत कर रहे थे। जबकि आम जो जनता थी, जो किसान थे, जो श्रमिक वर्ग था, वह केवल कर देके लेकिन परेशान था। इसी के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो है क्रांति आई और फ्रांस में लगभग 400 वर्षों तक लूई वंश का शासन था। उसके लुई 12 में, लुई 10 में, लुई 14 में और लुई 16 का जब शासन हुआ तो उस समय उनका जो लुई 16 का जो व्यवहार था वो और भी नागरिकों के प्रति आक्रामक हो, जिसके कारण वह जो है नागरिक जो है वह उसके शासन से परेशान थे। और उसी समय भीषण अकाल पड़ा। उस अकाल में नागरिकों के पास भोजन के लिए अन्न नहीं था, गरीब वर्गों को बहुत मुश्किल से भोजन उपलब्ध हो पाता था। जबकि राजा जो है एक नए कर की घोषणा करने के लिए द्वीप जो वहाँ की सभा थी पहले, उस द्वीप का सम्मेलन किया और द्वीप सम्मेलन में उसने नागरिकों को एक नए प्रकार के कर लगाने की घोषणा की, जिसके कारण जो है वहाँ की जनता जो है वह उसके विरुद्ध जो है आक्रोशित हुई और वह जो है उस पर आंदोलन के लिए जो है प्रेरित हुई। फ्रांस में जब 1774 ईस्वी में लुई 16 ने शासन संभाला तो उस समय फ्रांस की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय थी और लोगों के पास जो है अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे। जैसे धार्मिक कर, जिसको हम दायित्व कहते थे, दायित्व जो है धार्मिक कर था। यह जो है चर्चों द्वारा लिया जाता था। टाइप जो है, यह टाइप जो है वह चर्चों द्वारा यह कर लगाया जाता था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सामंत हो, चाहे राजा हो, चाहे वह आम जनता हो, सबको यह कर देना होगा।
या प्रत्येक चर्च जो है वह होते थे, और यह इकट्ठा करके उस समय के तत्कालीन लोग कैथोलिक जो होते थे, जो कैथोलिक धर्म का जो मुख्यालय था वो वहाँ वह इकट्ठा होता था। इसके बाद एक जो है राजा और सामंतों के द्वारा खुद ही कवच हो जाता था, यानी जिसको राज का कहते थे। सामंत एक कवच होता था, तो राजा का कवच होता था। 3 प्रकार के थे। यह जो है वह यह बड़े लोग, बड़े वर्ग जमींदारों के ऊपर नहीं लगाया जाता था, यह तक केवल जो निम्न वर्ग है उनके ऊपर ही लगाया जाता था, जिसके कारण जमींदारों को केवल एक वर्ग जो धर्म का लगता था, जो बड़े वर्ग हैं, जो धनी वर्ग थे, जिनको हम कुलीन वर्ग भी कहते हैं, जबकि जो गरीब वर्ग है उसके ऊपर 3 कर लगता है। एक सामंती कर, एक धर्म कर यानी चर्च का कर, और एक राज कर यानी कि राजा का कर। और उनकी उपज का लगभग 2/3 भाग को करों में ही निकल जाता है। इसके बाद भी सूखा और या समय समय पर जो है प्राकृतिक आपदाएं, जिससे उनकी उपज जो है निरंतर कम हो रही है और उनकी करों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिससे जो जनता थी वह रोटी के लिए दौड़ना शुरू की। फ्रांस की एक घटना है कि जब लुई 16वें और उनकी महारानी एंटोनेट एक जा रहे थे शहर पे, राजधानी में, उनके पीछे जो है पब्लिक रोटी 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 करके पीछे पीछे भागती थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब लोग जो रोटी के लिए बना राजा के पास जो है खूब भाग रहे थे। और उनकी इतनी असंवेदनशीलता थी, उनके एक वक्तव्य से झलकती है, जो उसमें महारानी एंटोनेट ने कहा था, राजकुमारी जिसको कहते हैं, उसको कहते थे, तो वह जो है कहती है कि इनको अगर रोटी नहीं मिल रही है तो इनको ब्रेड दीजिए, इनको कहिए कि ब्रेड खाए, रोटी अगर नहीं मिल रही है। यानी शासक वर्ग जनता से इतना दूर था कि वह नहीं समझ पा रहा था कि अगर हमको रोटी नहीं मिल रही है तो ब्रेड कहाँ से मिलेगा। अंत में इसका परिणाम यह हुआ कि जनता विवश हुई और जनता जो है प्रायः पहले जो है वह गोदामों में, बेकरी की दुकानों में लूटपाट करने लगे, जगह जगह पे आक्रमण करने लगे, लूटपाट करने लगे, जिससे राज्य में जो है अराजकता की माहौल पैदा हो गया। और जब राजा ने इन पर बल प्रयोग करने के लिए आदेश दिया सेना को, तो सेना जो भी हित वर्ग की थी, इसलिए सेना भी इनको विरोध किया और सेना ने भी जो है उसकी कार्रवाई इस पर नहीं की, जनता के साथ ही रही, जिससे अंत में लुई 16वें का शासन का अंत हुआ, जिसको हम बास्किल की घटना से कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्किल की घटना से प्रारंभ हुई और 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध के साथ ही समाप्त हुई। बास्किल की घटना क्या है? बास्किल एक दुर्ग है जिसमें जो भी उस तरीके के कैदी होते थे जो राजा का विरोध करते थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको वहाँ पे जेल में बंद किया गया। बास्किल एक जेल, वो किला था राजा का जिसको जेल बना दिया गया था और उसमें जो क्रांतिकारी थे उनको बंद किया गया। तो अंत में बास्किल की घटना में यह हुआ कि जितने भी लोग थे, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग और एक और वर्ग का उदय हो गया था पिछले 18वीं शताब्दी के आसपास में, एक और वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में और वर्ग का उदय, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई एक नए वर्ग का उदय हुआ समाज में। पहले तो 2 ही वर्ग थे, एक शासक वर्ग था, एक सेवक वर्ग, यानी किसान, जाति में श्रमिक आदि सब।
लेकिन जब औद्योगिक क्रांति युग प्रारंभ हुआ, इसने एक नए वर्ग को उदय दिया, जिसको हम इंजीनियर कहते थे, डॉक्टर कहते थे। ये नए वर्ग एक उदय हुआ, वकील होते थे, ये नया वर्ग उदय हुआ जो अपने अधिकारों को चाहता था, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता था। इन्होंने ही उनको एक बल दिया कि आप अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ें, एक नई दिशा दी, जिससे यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। यह वर्ग भी जो उनके साथ मिला हुआ था, और जब यह घटना हुई, प्रारंभ हुई जब क्रांति, इन्होंने समझाया, और यह एक जो है श्रमिकों का एक जो संगठन था, यानी जो क्रांतिकारियों का एक संगठन था, वह वास्तविक के दुर्ग पे जो है जाकर हमला किया, और जितने भी वहाँ बंदी थे उनको सबको छुड़ा दिया। यह माना जाता है, यह जो है एक ऐसी घटना थी जब लोग जो है राजा को चैलेंज किए, यानी राज शासन प्रणाली को उन्होंने चैलेंज किया। बड़ी घटना ऐसी थी, इसके बड़े कभी ऐसी घटना नहीं होती कि जो प्रजा जो है किसी राजा के अधिकार को या राजा के शासन को जो है चैलेंज किया। इसके बड़े ऐसी घटना नहीं होती, इसीलिए हम इसको इस क्रांति की प्रारंभ करते हैं। जबकि घटनाएं छोटी मोटी घटनाएं, व्यापारियों के लूट, सामंतों के घर लूट, जमींदारों के लूट, यह पहले ही हो रही थी। लेकिन वास्तविक घटना जिसमें कहते हैं क्योंकि एक शासन का, यानी क्रूरता का एक प्रतीक था। लुईस लम्हे के क्रूरता का एक प्रतीक था वास्तविक रूप। उस रूप पे जाके इन्होंने हमला किया, यानी उस क्रूरता के विरुद्ध आक्रमण किया, और उसमें सफलता पाई। इसीलिए हम इस घटना को प्रारंभ से मानते हैं। और वाटरलू के युद्ध में लुईस लम्हे की मृत्यु हुई थी, इसलिए इस समय इसका अंत माना जाता है, क्योंकि यह शासन समाप्त हुआ और जो है फ्रांस में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ। अब इसका हम जो है इस समय फिलहाल समाज के बारे में बता देते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय समाज 3 वर्गों में विभक्त था, जिसको हम स्टेटस कहते थे, सामाजिक स्टेटस। प्रथम स्टेटस जिसमें केवल उच्च चर्च के अधिकारी, पादरी आते थे, जो जिनका महत्व समाज में बहुत अधिक था। उनके कहे गए वाक्यों को देववाणी माना जाता था। अपने धर्म में था देववाणी, नहीं तो वह यीशु की वाणी होती थी चर्च के अनुसार, और लोग उसको मानने के लिए विवश थे। उसके पास एक बहुत बड़ी संपत्ति होती थी, अचल संपत्ति, जिसको भूमि होती थी, किले होते थे, चर्चों की अपनी सेना होती थी, कर संग्रह के लिए अधिकारी नियुक्त होते थे, जो सब जो है जो अधिकारी जो है संग्रह करते थे, जाके चर्चों का जो कर होता था। दूसरा होता था द्वितीय स्टेटस, जिसको हम कुलीन वर्ग करते थे, यानी जो सामंत होते थे, उच्च अधिकारी होते थे, राज व्यवस्था में काम करने वाले उच्च अधिकारी जो होते थे, वह जिनके पास राजमोहर होती थी, राज आज्ञा का अधिकार होता था, तो वह वर्ग आते थे। इनका भी जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था, इनके पास भी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। मध्यम वर्ग जो निम्न वर्ग था, जिसको तृतीय स्टेटस कहते हैं, इसमें जो आते थे, इसको हम बाद में, पहले हम इसको एक ही भाग बांटते हैं, लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, इसको हम 2 वर्गों में बांट देते हैं। पहला नंबर एक मध्यम वर्ग जिसको कहते हैं, और दूसरा जो है निम्न श्रमिक वर्ग। लेकिन इसमें जो है बढ़ई आते थे, किसान आते थे, श्रमिक आते थे, ये सब जो है वो इसमें तृतीय स्टेटस में आते हैं। 3 स्टेटस होता है, प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस। इनके जीवन शैली में भी कई प्रकार के योजन किए गए। अब अभी इसके बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। इनके पहनने के वस्त्रों का भी अलग निर्धारण किया गया। जैसे मखमल के रेशमी वस्त्र केवल प्रथम और द्वितीय स्टेटस के लोग ही पहन सकते हैं।
यहाँ तक कि वर्ष में कितने कपड़े पहनने हैं उसका भी निर्धारण था। निम्न वर्गों को केवल सूती वस्त्र पहनने के ही आदेश थे, मोटे सूती वस्त्र। अगर यह एक महीने मतलब एक साल में 2 से या 3 से अधिक करते थे प्रयोग, इनको कर बढ़ाया जाता था, इनके ऊपर अलग कर लगाया जाता। तो समाज पे इतना ज्यादा दबाव डाला गया था शासन द्वारा कि समाज के निम्न वर्ग की स्वतंत्रता ही समाप्त हो गई। इसीलिए जब ऐसा रहता है कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त होती है तो शासन के विरुद्ध आंदोलन के लिए प्रेरित होता है। प्रेरित होता है, हमें कहेंगे मजबूर होता है, और मजबूरी में ही जो है शासन के विरुद्ध आंदोलन करता है। जब आंदोलन व्यापक रूप से एक साथ होता है तो फिर क्रांति करते हैं। तो फ्रांस में यही हुआ। अंत में वाटरलू घटना के साथ लुई 16वें की मृत्यु के साथ ही अंत में फ्रांस की क्रांति समाप्त हुई और इससे एक नया लोकतांत्रिक जो है शासन प्रणाली गठित हुई। अब इसमें हम आपको फ्रांस की क्रांति के कारण और परिणाम की हेडिंग दे रहे हैं और उसको समझा देंगे, आप उसको लिख लीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए तथा इसके परिणामों की विवेचना कीजिए। यह आपका पहला बड़ा क्वेश्चन बनेगा। अब आपको इसका आंसर जो है लिखना है कॉपी में फेयर में ये बना के। इसका हम इसके बारे में जैसे हमने आपको समझा दिया है, आप जब पहला शुरू करेंगे तो थोड़ा इसमें बता देंगे इसके बारे में क्या क्रांति है, कब प्रारंभ हुई, कब इसकी समाप्ति हुई, जो है इसके बारे में हम बता देंगे। इसके बाद फ्रांस की क्रांति के कारण लिखेंगे। ये हेडिंग बना के लिखनी है, आपको हेडिंग बीच में देनी है। ये बीच में हेडिंग इसको देने के बाद इसकी जो है पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा, छठवां, ये साइड में हेडिंग डाल के इसकी हेडिंग के बारे में लिखना है। तो पहली इसकी हेडिंग आएगी जैसे इसमें फ्रांस की क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण। अब इसके अंदर पहला नंबर आएगा शासकों की तानाशाही। तो पहला नंबर आएगा इसमें कि फ्रांस के जो शासक थे, तत्कालिक शासक, वह जो है प्रायः जनता की आवाज को न सुन के केवल कुछ मंत्रियों की सलाहों को ही मानते थे और वह उसी के अनुसार फैसले लेते थे, जिससे जनता को प्रायः जो है उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, जिससे यह तानाशाही व्यवस्था जो है इनकी बनी हुई थी, जिससे लोग जो है विवश होकर क्रांति के लिए प्रेरित। अगला नंबर है, दूसरा नंबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। अब इसमें व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, जो श्रमिक या निम्न वर्ग थे उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समाप्ति कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे बताया गया है कि जो भी फैसले होते थे शासन के, जैसे पहले जब फ्रांस की होती थी, सभा होती थी, तो उसमें निम्न वर्गों के जो सदस्य होते थे वो भाग लेते थे। लेकिन जब ये लुई 16वें का शासन हुआ तो लगभग 25 से 30 वर्षों के आसपास पहले से ही उसने जो है वो जो सम्मेलन था विभिन्न वर्गों का, वित्त सभा जिसको कहते थे, उसको उसने समाप्त कर दिया, जिससे लोग अपनी आवाज़ को रख नहीं पाते थे राजा के सामने। केवल कुछ चुनिंदा जो है राजा के जो कर्मचारी होते, जो मंत्री होते थे, जो सामंत होते थे, बस वही राजा को सलाह देते थे, राजा उसी हिसाब से निर्णय लेता था, जिससे स्वतंत्रता जो जनता थी वो जनता की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। शासन में केवल राजा और सामंत जो कुछ थे उन्हीं की बस स्वतंत्रता उनकी मिली हुई थी, वही जो कुछ कह सकते थे, क्या वो नहीं बोलते। क्लियर था। तीसरा है सशक्त होता मध्यम वर्ग। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी वर्ग तभी आंदोलन के लिए प्रेरित होता है जब वह कुछ सशक्त होता है। तो जो श्रमिक वर्ग थे उन्हीं में से कुछ ऐसे वर्ग थे जो बाद में चल के आगे अपने ज्ञान, अपने बुद्धि के बल पर एक नए वर्ग का उदय किए,
जिनको हम बुद्धिजीवी वर्ग समाज में पढ़ते हैं। जैसे हमने बताया कि इसमें जो है औद्योगिक क्रांति के कारण एक नया वर्ग उदय हुआ जो बुद्धिजीवी था, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग थे। यह इनका एक अलग वर्ग उदय हुआ जिनको समाज में अधिकार मिला हुआ था, लेकिन राजा के द्वारा अधिकार नहीं मिला हुआ था। और कोई बड़ी सभा होती थी, इनमें इनको नहीं बुलाया जाता, इनको तिरस्कृत किया जाता। जबकि वही इंजीनियर उन्हीं की फैक्ट्री में काम करके उनको बढ़ा रहा है, लेकिन उनको कुलीन वर्गों की सभाओं में सम्मिलित होने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो यह मध्यम वर्ग जो है सशक्त होता था, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता था। वह राजा से अपने अधिकारों के लिए मांग करना शुरू कर दिया और लड़ना शुरू कर दिया। एक नया वर्ग जो है धीरे धीरे समाज में सशक्त हुआ। अगला है किसानों और कामगारों की स्थिति दयनीय हो गई। इनकी स्थिति दयनीय दशा हो गई, क्योंकि जैसे हमने बताया है कि 3 प्रकार के कर थे, जिसमें सबसे कर का जो सबसे अधिक बोझ आता था वह निम्न वर्गों में आता था, जिसमें विशेषकर कामगार और किसान वही ऐसे थे जिनमें किसी भी देश में हो सबसे अधिक इन्हीं पे ज़्यादा जोर होता या दबाव होता। आज तो औद्योगिक युग है, लोगों को अन्य प्रकार से भी जीविका मिलती है, लेकिन उस समय कृषि ही एक साधन था। उद्योगी वर्ग का उदय हो रहा था जो एक अलग वर्ग था, लेकिन अधिकतर किसी भी देश में, किसी राष्ट्र में अधिकतर जो है सभी वर्गों की जैसा, जिसका उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विभिन्न प्रकार के आकार और उपज के कम होने का इनको जो कुपोषित यानी जो कुपोषण वाला भोजन है वही उपलब्ध हो पाता था। वह अपने लिए आवश्यक उपलब्ध भोजन नहीं कर पाते थे, जिससे अधिकतर लोग जो है कुपोषण में अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो इनकी स्थिति एकदम ही दैनिक थी, इनके पास उचित वस्त्र नहीं था, उचित भोजन नहीं मिल पाता था। तो इनके मन में जो है शासन के प्रति, सामंतों के प्रति, जमींदारों के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ, रोष उत्पन्न हुआ, और लोग धीरे धीरे जो है क्रांति के लिए प्रेरित हुए और क्रांति के लिए विरोध हुए। इसी से जो है क्रांति है। अभी इसमें जो हेडिंग हम और दिखाएंगे, जो भी दिखा रहे हैं आप उसको देखेंगे। अब इसी में अगला जो है 5वां नंबर आ जाएगा, अन्यायपूर्ण कर प्रणाली। जैसे हमने बताया है कि नियम है, जैसे अगर आप देखेंगे तो प्राचीन हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, ऐसा कहा गया है कि जब भगवान राम अयोध्या के राजा बने तो उन्होंने अपनी सभा में पहली बार घोषणा किया कि कर का जो प्रवाह होना चाहिए वह ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। यानी जो सबसे अधिक कर देने वाला हो, जो समाज का सबसे समृद्ध वर्ग हो, उस पर अधिक दर से कर हो, और जो कर देने की स्थिति में न हो, एकदम नीचे का वर्ग हो, उसके ऊपर बहुत ही कम कर लगाया जाए। दर को कम जो कर की है वो कम हो। आज हमारे भारतीय शासन प्रणाली में भी वही कर व्यवस्था है। एक लिमिट बांध दी गई है, सीमा बांधी गई कि 2.5 लाख से ऊपर वालों का लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। 5 लाख से ऊपर वालों पे 10% लगाया जाएगा, 10 लाख से ऊपर वालों को 20% लगाया जाएगा, और 30 लाख से ऊपर वालों पर 30% लगाया जाएगा। परंतु फ्रांस में यह व्यवस्था नहीं थी। फ्रांस में जो जैसा हमने बताया है, आपको पहले समझाया है कि फ्रांस में उच्च वर्गों पे कर नहीं लगाया जाता, केवल एक कर लगता था, कौन सा? वह चर्चों का, धर्म कर। जबकि जो निम्न वर्ग था उसमें 3 कर लगाया जाता, पादरी वर्गों का कर, चर्चों का कर और राजकर। तो उनकी इस करों की जो व्यवस्था थी, जो दुर्व्यवस्था थी, उसके कारण निम्न वर्गों की स्थिति जो है एकदम दयनीय होती चली गई, जो क्रांति का कारण है। और नंबर है 1788 में स्वराज आकार। 1788 में फ्रांस कहती है यूरोप के अधिकतर देशों में वर्षा न ठीक होने के कारण भीषण अकाल पड़ा, और वहाँ के अधिकतर देशों के नागरिक जो है भूखों मरने लगे।
अकाल के समय पर भी राजतंत्र शासन प्रणाली तथा चर्चों द्वारा कर में कोई रियायत नहीं दी गई, बल्कि कर को बढ़ा दिया गया जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हुई। जबकि यहाँ जो गरीब वर्ग था वह बेचारा अकाल के कारण जो पुरानी कर व्यवस्था थी उसी को भरने में लायक नहीं था, उस पर भी एक नया बोझ डाला जा रहा था, जिससे वह आंदोलन के जो है मजबूर हुए। तीसरा है पादरियों में फैला भ्रष्टाचार। जब कैथोलिक चर्च व्यवस्था फैली प्रारंभ हुई तो चर्चों के पादरी ईश्वर का स्वरूप होते थे। उनमें सबसे पहली प्राथमिकता होती थी कि वह एक सादा जीवन और अपने मनोभाव पे जो है नियंत्रित रखे। परंतु जब पादरियों के पास एक शासक रूप में अधिकार आ गया, जब वो सेना रखने लगे, वह कर संग्रह करने लगे, तो कई ऐसे पादरी हुए जिन्होंने अपना जो है भोग विलास में समय व्यतीत करने लगे और अपने लिए जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उनको वह उनमें ज़्यादा खर्च करने लगे, जिसके लिए वह करों की रेट बढ़ा दी और जनता से मजबूर करके कर वसूलने लगे, जिससे जनता जो है उस धर्म के विरुद्ध हो गई, पादरियों के भी विरुद्ध हो गई। और संयोग यही है, इसी का परिणाम है कि आगे चल के यूरोप में कैथोलिक धर्म के विरुद्ध में धार्मिक आंदोलन, मध्यम आंदोलन जिसको कहते हैं, हुआ और मार्टिन लूथर द्वारा चलाया गया प्रोटेस्टेंट धर्म उदय हुआ। यह पादरियों की ही जो है यह कारण हुआ, जो एक नया धर्म उदय हुआ। आपका यही लिखना है। अब इसके बाद कल हम उसके जो है बाद में परिणाम बताएंगे। आप परिणाम लिखिए, इसको हेडिंग डाल के एक एक हेडिंग को बढ़िया हेडिंग वाइज लिखना है, डाल के हेडिंग करके जैसे लिखा लिखे होंगे आप हेडिंग डाल के। उस हेडिंग के बारे में तो 4-5 लाइन लिखनी है और एक हेडिंग के बारे में 4-5 लाइन जो है लिख के तब आपको करना है। चलिए।